नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो एकदम व्यवहारिक जीवन के ज्ञान पर आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग विज्ञान पढ़े हैं, भौतिक विज्ञान, उनको तो ये बात समझ में आती है कि ग्लास का दूध ऊपर गर्म और नीचे ठंडा क्यों रहता है। लेकिन एक आम व्यक्ति जो विज्ञान की उतनी समझ नहीं रखता या फिर नहीं पढ़ा है या फिर किसी ने नहीं बताया है तो वो नहीं जानता। तो एकदम व्यवहारिक है और वैज्ञानिक ढंग से हम आपको समझाएंगे कि क्या इसका कारण है कि ऊपर गर्म रहता है और नीचे ठंडा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। छोटा ही वीडियो है लेकिन आपको इसके माध्यम से और भी कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ, क्योंकि ये तो एक उदाहरण है। देखिए, कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो गर्म होने के उसके पास तीन रास्ते हैं। सबसे पहले तो ये दूध गर्म हुआ होगा, अब गर्म होने के बाद इसमें जब भरा गया है तो बाद में ये ठंडा होगा। तो इसी तरह से दूध ही नहीं, कोई भी वस्तु गर्म होती है तो तीन कारण से। पहला एक होता है विकिरण, दूसरा होता है संवहन और तीसरा होता है चालन। ये तीनों क्या है हम आपको समझाते हैं। विकिरण, संवहन और चालन। कोई भी वस्तु, ये हमारा हाथ है, अब मैं इसको अगर गर्म कर दूं, उसके बाद मैं इसी हाथ को इस दूसरे वाले हाथ से टच करूंगा तो ये वाला हाथ पहले की अपेक्षा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी गर्मी इसमें चली गई, लेकिन ये हाथ अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो यानी कि जब एक वस्तु गर्म करते हैं तो उसके संपर्क में जो आता है वो गर्म होता है। तो इसका कारण है चालन। जैसे मान लीजिए कि अगर एक लोहा है और लोहा में, ये लोहे की मान लीजिए छड़ है, अब इसको यहाँ पर आग की भट्ठी में अगर डाल दिया जाए एक सिरा, तो सबसे पहले तो यही सिरा गर्म होगा, जबकि ये सिरा आग के बाहर है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा लोहा गर्म हो जाएगा कि नहीं। इस पूरे लोहे को गर्म करने के लिए पूरा भट्ठी में डालना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा भी आप हिस्सा गर्म के सामने, मतलब गर्म के संपर्क में रख देंगे तो धीरे धीरे ये पूरा लोहा गर्म हो जाएगा। तो जिस विधि से ये लोहा गर्म हुआ, इस विधि को बोला जाता है चालन विधि। क्या बोला जाता है? चालन विधि। यानी चालन विधि में जो लोहा जिस कणों से मिलकर के बना है, वो कण जब गर्म होंगे तो अपने बगल वाले कण को गर्म करेंगे, वो बगल वाले को गर्म करेगा, ऐसे ऐसे चालन हो जाएगा। यानी यहां से चल करके यहां तक गर्म एनर्जी पहुंच आएगी, गर्म हो जाएगा। तो चालन विधि में वस्तुओं का आपस में सटे रहना जरूरी है। अब संवहन विधि में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपकी हवा है, हवा संवहन विधि से गर्म होती है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से गर्मी आई, सूर्य के प्रकाश में भी गर्मी है, तो वो हवा गर्म हुई, अब वो गर्म होकर के थोड़ा सा ऊपर उठी और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ गई। तो इस तरह से चक्र चल रहा है। तो यानी कि गैसों में जो गर्माहट होती है, वो गर्मी का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, वो संवहन विधि से होता है, चालन विधि से नहीं। ठीक है, अगर आपका हाथ यहाँ पे गर्म कर रहे हैं तो यहाँ तक गर्मी आ जाएगी, तो ये संवहन विधि नहीं है, ये चालन विधि है। लेकिन कमरे के अंदर अगर एक जगह आग जला देंगे तो दूसरे छोर तक भी कमरा गर्म हो जाएगा, तो ये कौन सी विधि मानी जाएगी? संवहन विधि। अब तीसरा होता है विकिरण। जैसे सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरण कह सकते हैं, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से चला तो बीच में कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, हवा तो केवल वायुमंडल में है, यानी हवा के ऊपर कुछ नहीं है, एकदम निर्वात है। लेकिन फिर भी वो प्रकाश वहां से यहां तक आ गया और अपनी गर्मी को हमें महसूस करा दिया। तो इस गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के माध्यम को विकिरण कहा जाता है। तो हम आपको क्या समझाए अभी तक कि विकिरण का मतलब होता है कि जब एक स्थान से उष्मा दूसरे स्थान तक जाए और बीच में कोई माध्यम ना हो,
किसी से हो करके यानी कोई उसे ले करके न जाए तो उसे विकिरण कहा जाएगा। और जब गैसों के माध्यम से जाए तो वो संवहन है, और जब कणों के संपर्क में आने से गर्म हो तो वो चालन है। अब हमारा जो दूध है, आप समझिए इसको, सबसे पहले इस दूध को कहीं बॉयल किया गया, उसके बाद इस ग्लास में जब इसको भरा गया तो क्या हुआ कि कोई भी द्रव, समझिएगा ध्यान से, द्रव या गैस या ठोस, मैं सब की बात कर रहा हूं, कोई भी वस्तु या तो ठोस होगी या तो गैस होगी या तो द्रव होगी। जैसे बर्फ को ही ले लीजिए, बर्फ एक ठोस है, उसको पिघला दिए तो द्रव बन गया, फिर और उसमें गर्मी दे दिए तो पिघल कर भी वाष्प बन गया तो गैस हो गया। तो कोई भी वस्तु जब गर्म की जाती है तो उसमें परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? कोई भी वस्तु जब गर्म होती है, वो चाहे दूध हो, ठीक है, चाहे लोहा हो, चाहे जो हो, जब उसमें गर्म होती है तो उसका जो घनत्व होता है वो घटता है, उसका घनत्व घटता है और हल्की होती है। उसका घनत्व घट जाता है, वो हल्की होती है, हो जाती है, और उसका आयतन, सबका तो नहीं लेकिन ज़्यादातर वस्तुओं का आयतन बढ़ जाता है। जिसका घनत्व घट जाएगा उसका आयतन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, यानी उसके अंदर सघनता घट जाती है वस्तुओं को गर्म करने से। अब ये जब दूध गर्म हुआ तो जब इसमें भरा गया तो पहले तो पूरा एक समान सभी दूध के जो कण हैं वो सब गर्म हैं। अब हुआ क्या कि ये जो ऊपर वाला ग्लास का हिस्सा है ये हवाओं के संपर्क में आया सबसे पहले, लेकिन जो अंदर दूध भरा हुआ है वो हवाओं के संपर्क में अभी नहीं आया, केवल ग्लास के संपर्क में आया है अगल बगल, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा हवाओं के संपर्क में आया। जब हवाओं के संपर्क में आया तो हवाएं इस दूध की अपेक्षा ठंडी हैं, काफ़ी ठंडी हैं, तो वो हवाएं जब इससे टकराई ऊपरी वाले हिस्से से, ठंडी हवाएं, तो ये जो दूध गर्म था इसकी गर्मी इन हवाओं ने चुरा लिया, ठीक है। यानी ये ऊपरी हिस्से का दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया नीचे वाले दूध से, यानी इस समय अब नीचे एक तरह से दूध गर्म हो गया है लेकिन ऊपर का दूध कुछ ठंडा हो गया। अब जैसे ही ठंडा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसका घनत्व तो बढ़ गया, क्योंकि गर्म वस्तुओं का घनत्व तो कम होता है भौतिकी के नियम के अनुसार, जबकि ऊपर वाला दूध ठंडा हो गया है तो उसका घनत्व बढ़ गया। घनत्व बढ़ गया इसका मतलब वह उसका वजन भी बढ़ गया, और जब उसका वजन बढ़ गया, घनत्व बढ़ गया तो इसका मतलब उसका आयतन घट गया। ठीक इसी का उल्टा हुआ। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये वाला जो कण है दूध का वो अब वजनदार हो गया, और यहाँ पर जो अभी दूध के कण हैं वो अभी उसी के जैसे हैं, जैसे गर्म थे वैसे ही अब भी हैं। तो ये वाला वजन हो गया तो ये क्या करेगा, नीचे चला आएगा। जो वस्तु वजन हो जाएगी तो वो हल्की वाले से ऑटोमेटिक नीचे पहुंच जाएगी। तो जब ये छोटे छोटे दूध के कण ठंडे होकर के नीचे चले आए तो अब यहाँ वाले जो अभी गर्म हैं यानी इनसे हल्के हैं वो इनके ऊपर चले जाएंगे। यानी यहाँ का स्थान जो यहाँ का दूध था ठंडा वो नीचे चला आया और नीचे का गर्म दूध ऊपर चला गया, और ये प्रक्रिया निरंतर होती रहेगी। फिर ये हवाओं से टकराएगा, फिर ये ठंडा होगा, फिर नीचे आएगा, और फिर नीचे का जो गर्म है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमेशा ऊपर गर्म बना रहेगा और नीचे ठंडा बना रहेगा। यही कारण है कि जब हम पहली बार ग्लास का दूध पीते हैं तो पहले हमको बहुत गर्म महसूस होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम पी लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जब आधी गिलास बचती है तो उसके बाद तो बिल्कुल ठंडा है, काफ़ी ठंडा है। यहाँ बहुत गर्म था, यहाँ बहुत ठंडा है।
तो बात समझ में आई कि दूध का जो ग्लास का ऊपरी हिस्सा होता है वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि हवाओं के संपर्क में आने से वहां का दूध ठंडा होकर के नीचे चला जाता है और नीचे के गर्म दूध के कण ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही हाल पानी में भी होगा। पानी भी आप पिएंगे तो ऊपर का हिस्सा गर्म रहेगा और नीचे का हिस्सा ठंडा रहेगा। कोई भी द्रव अगर आप गर्म करके ग्लास में भरेंगे या किसी डिब्बे में भरेंगे, कहीं भी भरेंगे, तो वो 1-2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक उसका गर्म वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा और उसका जो ठंडा वाला हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्लास का दूध ऊपर गर्म क्यों रहता है और नीचे ठंडा क्यों रहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई अभी भी तो इसको भी आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपको किसी अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा देंगे। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी चालू कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास पहुँचे।